नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ चारों मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। राष्ट्रपति पुतिन की अब इस भारत दौरे पर तो लगातार आप नॉनस्टॉप इंडिया टीवी पर कवरेज देख ही रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो आपसे हमसे सबसे जुड़ी हुई है। देश भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा इस वक्त परेशानी चल रही है। इंडिगो एयरलाइंस की अभी खबरें आ रही हैं कि सैकड़ों फ्लाइटें पूरे देश के अंदर कैंसिल हो गई हैं। इंडिगो एयरलाइंस में चल रही ऑपरेशनल प्रॉब्लम आज लगातार चौथे दिन जारी है। अभी तक आज का हटा दूं तो 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं पिछले 4 दिनों में अलग अलग एयरपोर्ट्स पर, और कई फ्लाइट्स का शेड्यूल बदला गया है। सैकड़ों फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट्स पर हाहाकार जैसी स्थिति है। लगभग हर उड़ान कैंसिल है। दिल्ली में तो अब अभी से लेकर के रात 12 बजे तक की इंडिगो की सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से कोई जहाज नहीं उड़ रहा है इंडिगो का, और आज पूरे दिन नहीं उड़ेगा, इसका ऐलान इंडिगो एयरलाइंस ने कर दिया है। हैदराबाद में 102 फ्लाइट्स कैंसिल, बेंगलुरु में भी 102, मुंबई में 104, चेन्नई से 31 फ्लाइट्स, पुणे से 22 फ्लाइट्स, श्रीनगर से 10 इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। और ये खबरें आ रही हैं कि एयरपोर्ट्स पर हजारों की तादाद में जो हैं पहुंचे हुए हैं, जो कस्टमर्स हैं, यात्री हैं, और इस वक्त बहुत परेशानी सबको उठानी पड़ रही है। तो आप भी चेक कर लें कृपया, आप जिस भी शहर में हैं और आप अगर फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं आज की, तो चेक कर लें आप कि फ्लाइट उड़ भी रही है कि नहीं। भारत में इंडिगो रोज 2200 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करता है। हर दिन 2200 फ्लाइट से ज्यादा उड़ती हैं। आम दिनों में उसका ऑन टाइम परफॉर्मेंस 80% का है, मतलब 80% फ्लाइट्स तय समय पर लैंड करती हैं। आज ये गिरकर 40% पर आ गया है। इसका मतलब समझिए आप कि इंडिगो की ज्यादातर फ्लाइट्स देरी से उड़ रही हैं। कई घंटे लोग एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। कई फ्लाइट्स में तो बोर्डिंग ही नहीं हो पाई और कई जगह बोर्डिंग होकर के कैंसिल हुई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज इंडिगो के काउंटर्स पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, पुरुष सब कई घंटे तक एयरपोर्ट के अंदर अपनी फ्लाइट का इंतजार करते रहे, और बार बार उनको यह आश्वासन दिया गया कि फ्लाइट थोड़ी देर में उड़ेगी, थोड़ी देर में चलेगी। लेकिन फिर उसके बाद इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से लोगों को बताया गया कि अब आज कोई फ्लाइट दिल्ली से तो उड़ने नहीं जा रही है। लोग बहुत परेशान हैं। कोई किसी को नौकरी के लिए जाना था, किसी को फंक्शन में जाना था, कोई किसी बीमार को मिलने जा रहा था। अलग अलग वजहों से कई लोगों की इंपॉर्टेंट यात्राएं जो हैं वो कैंसिल करनी पड़ी हैं। हमारे स्टूडियो में भी कुछ भुक्तभोगी हैं इसके, उनकी बात भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले आप जरा देखिए, यात्री की बात आप सुनिए जरा, कितनी परेशानी हो रही है इस वक्त देश के सभी हवाई अड्डों पर। मैं सुबह आ रहा था हैदराबाद से दिल्ली, और दिल्ली से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है शाम की। तो मॉर्निंग में ये परेशानी हुई कि मेरी फ़्लाइट थी 7:45 को जो हैदराबाद से चलने वाली थी, और 7:45 को मेरे को बताया जा रहा है कि मेरी फ़्लाइट और 1 घंटा डिले है। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हमारी अगर कैंसिल हो जाएगी तो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट छूट जाएगी। बट फिर बाद में उन्होंने कहा कि उनके पास क्रू मेंबर्स की शॉर्टेज है, जिसके वजह से वो फ्लाइट नहीं चला पा रहे। फिर उन्होंने हमें जाकर के 9 बजे के बाद बताया कि अब आप बोर्ड कर सकते हो। तब वो 10 बजे चली, जो 7:45 पे चलनी थी। फ्लाइट से चलेंगी जो लोग ऐसी। और हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हमारे। दिल्ली से इला काज़मी हैं, हैदराबाद से सुरेखा इस वक्त हमारे साथ हैं। एक बार पहले सुरेखा से पूछ लेते हैं, क्या प्रॉब्लम्स वहां पर आ रही हैं, इंडिगो की तरफ से क्या बताया जा रहा है? सुरेखा। जी देखिए, आज तीसरा दिन है लगातार, और ये कहा जा रहा है कि टेक्निकल इश्यूज है, और खासकर ये जो आप कतार देख पा रहे हैं, और ये लंबी भी होती जा रही है। कुछ मिनट पहले थोड़ा सा कम था, लेकिन अब और बढ़ रही है जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है। और सबसे ज्यादा परेशानी इस बात है कि उनको जानकारी पहले से नहीं दी जा रही है। एक जो मैसेज जाता है वो बहुत ही ज्यादा रेगुलर मैसेज की बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल है, उनकी फ्लाइट कैंसिल है कि नहीं उसके बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग परेशान है। आपका नाम? दीपक सिंह। कहाँ जाना है और क्या हाल है? मुझे दिल्ली जाना है, मेरे कलीग को भी दिल्ली जाना है। हम लोग राजमुंद्री से आ रहे हैं। सो इट शुड बी डिक्लेयर एज ए नेशनल इमरजेंसी। इट्स अ क्राइसिस सिचुएशन। हम लोग को नहीं पता है नेक्स्ट क्या करना है। अगर हम लोग के टिकट भी कैंसिल हो सकते हैं तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग के पास लगेज नहीं है। Thousands of people are stranded, no guidance, nothing. क्या बोल रहे हैं ये लोग अभी इस वक्त? कुछ आपको जानकारी? कुछ क्या कह रहे हैं? हमें मालूम ही नहीं क्या करना है हमें। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। हमने रिक्वेस्ट की है पुलिस से कि एटलीस्ट कोई माइक लेके आके अनाउंस तो करे। अब अभी आप 2 घंटे इस जगह पे खड़े रहेंगे, वहाँ पे काउंटर पे बोलेंगे ये जगह नहीं है,
आपका बैगेज कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, वी डोंट हैव एन आइडिया अबाउट इट. सो हाउ डू वी टेक दिस चैलेंज? कैंसिल हम नागपुर से दरभंगा के लिए हैं, नागपुर में बोल देता कि भाई कैंसिल है तो हम नहीं जाते, नागपुर से यहाँ हैदराबाद ला कर रख दिया, अब जो दरभंगा के लिए बोला है कैंसिल है, कल भी फ्लाइट नहीं है, बताओ कितने दिन तक. के लिए कोई मतलब एकोमोडेशन की या फिर कोई और कुछ नहीं है. बैगेज तो पता नहीं, बैगेज कहाँ है वही पता नहीं है. बैंगलोर से आ रहा हूँ, मैं दोहा जा रहा हूँ, मेरा बैग अंदर फंसा हुआ है, अभी बोल रहा है अंदर जाने के लिए कैंसिल है. क्या कर सकते हैं? ये तो गलत बात है. खाने पीने के लिए या फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दे रहे, नहीं बता रहे, साइड में भी नहीं है. ऐसा 12:30 तक बोर्डिंग पास भी दे दिए, सब सीटिंग सब दे दिए, फिर इधर आने के बाद मालूम पड़े कैंसिल बोल के. बहुत से लोग हैं और सबसे ज्यादा जो है दिक्कत उन लोगों को आ रही है जो शबरीमला जाना चाहते हैं, अयप्पा मंदिर में, क्योंकि पूरी तरीके से प्लानिंग करके जाते हैं, ग्रुप्स में जाते हैं. ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत से जो स्वामी हैं जो दीक्षा करते हैं वो अपनी दीक्षा तोड़ने के लिए वहां तक जाते हैं. लेकिन बहुत से लोग हैं, अभी मैं एक से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि उनकी कल की फ्लाइट थी, वो कैंसिल हुई, आज फ्लाइट बताई गई और आज की भी कैंसिल है, ये बता रहे हैं. क्या नाम है आपका स्वामी? मेरा नाम देवेंद्र है. क्या हालत है, क्या बता रहे, कब की आपकी फ्लाइट? मेरा तो कल ही है मेरा फ्लाइट, वो तो कैंसिल कर दिया, आज के लिए बुक कर दिया, आज भी कैंसिल हो रहा बोल रहा. अभी तक मैं क्या देखा ना, शेड्यूल ये बोल रहा, बट अभी तो वहाँ पे जाया था ना, वो बोल रहा कि कैंसिल हो गया फ्लाइट. ये क्या है इसमें पता नहीं चला, वो कुछ मैसेज नहीं आया, कुछ कॉल नहीं आया. आप लोगों को कितनी दिक्कत होती है, क्योंकि आप वहाँ से फिर बस या कोई और व्यवस्था पहले से प्लान करते हैं, फिर वहाँ दर्शन की टिकट लेते हैं? मैं तो वहाँ पे कैब बुक कर दिया, वहाँ पे होटल बुक कर दिया, इसके बाद में रिटर्न फ्लाइट भी बुक कर दिया. तो इसके लिए क्या हमको पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है इधर. तो अगर कुछ है तो ना हम लोग देखने के लिए ना कुछ अरेंज करने के लिए सोच रहा. वो लोग कुछ नहीं बोल रहा. वहाँ पे लाइन देख रहे तो कितना 20 के ज्यादा लोग हैं. अगर सुरेखा, आप आपने जितने लोगों से बात की है सब कह रहे हैं हमें कोई इत्तला नहीं है इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से, बस सीधे बता दिया जा रहा है कि फ्लाइट आपकी नहीं है. अभी जिनसे आप बात कर रही हैं, कल इनकी फ्लाइट कैंसिल हुई, आज फिर कैंसिल हो गई है. समीर भीसे मुंबई से, वो भी जुड़े हैं हमारे साथ. दिल्ली में 225 फ्लाइट, हैदराबाद में 92, बेंगलुरु में 102, मुंबई 104, चेन्नई में 30 से ज्यादा, पुणे 22, श्रीनगर 10. यह अभी तक का डेटा है, ये बढ़ भी सकता है. आज में 600 फ्लाइट्स कैंसिल. और दिल्ली में बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लाइट्स दिल्ली से चलती हैं इंडिगो की, और आज सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं. विजय जी ये बता रहे थे इनके परिवार में जाना, लोगों को यात्रा पे जाना था, वो फ्लाइट कैंसिल हो गई. इनके पास अभी मैसेज आया है, अभी मुझे फोन पर दिखा रहे हैं. मैं ये बता दूं कि कितनी लापरवाह और गैर जिम्मेदार एयरलाइन है. मेरी तो कल की टिकट जी, कल मुझे औरंगाबाद जाना है, और विजय जी के चक्कर में हम दुख मोल ले लिए. हम सुखी थे, हम खुश थे कि चलो ठीक है कल देखेंगे. अभी तो आया नहीं, मेरी चल रही है फ्लाइट. अभी देखा तो फ्लाइट ही हटा दिया है, शेड्यूल में ही नहीं है. तो नहीं है मतलब खत्म, शेड्यूल में ही नहीं. लेकिन मेरे पास संदेश नहीं आया अभी तक. तो अब ये परिस्थितियां देश भर में एयरपोर्ट्स पर लोग फेस कर रहे हैं. मैं एक बार दिल्ली का, क्योंकि आप ये भी जानना चाह रहे हैं प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ठीक कब होगी. ये 4 दिनों से चल रहा है, इसका कोई अंत दिख रहा है समस्या का या नहीं? इला, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो बस जी. इला, प्रॉब्लम बताएं, लोग ये जानना चाह रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, कब ठीक होगा? हालत है जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 225 जो फ्लाइट है वो यहाँ पर इफेक्टेड है. और आपको मैं बता दूं अभी यहाँ पर आए थे इंडिगो के स्टाफ, और वो ये बता के गए लोगों को कि आज नहीं बल्कि कल भी इसी तरह की समस्या रहने वाली है. उनको अभी तक खुद भी नहीं पता कि समस्या कब तक ही उसका समाधान होगा. यहाँ पर लोग जो है वो फंसे हुए हैं, और 225 से ज्यादा फ्लाइटें यहाँ पर कैंसिल हो चुकी हैं. 225 से ज्यादा फ्लाइटें आज से दिल्ली में कैंसिल हुई हैं, और रात के 12 बजे तक की कोई फ्लाइटें नहीं है. यहाँ पर लोग जवाब मांगना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है. आपको कहाँ जाना है? आसाम, सिलचर जाना था, आसाम जाना था. और कितने बजे की फ्लाइट थी? 8 बजे का. क्या समस्या अभी आप लोगों को बता रहे? अभी समाधान वो रिफंड मिल जाए. रिफंड से क्या मतलब है? इतना खर्च करके आया, वो देगा. हमको जाना है घर, ठीक है, हमको घर जाना है. 3 दिन हो गया यहाँ पे रुका हुआ है, तो आगे कर दो, कल का दे दो. हाँ, 2 बजे का देखो रात का. अभी तक वो भी नहीं दे रहा है. वो बोला रहने की, खाने की कोई सुविधा नहीं है. सुविधा दो तब जाकर के मानेंगे ये बात को. मैडम आपने बात करी, कोई जवाब मिला? कुछ भी जवाब मिला. कह रहे रिफंड मिलेगा. रिफंड का क्या मतलब होता है? कोई रिफंड थोड़ी चाहिए. हमें तो जहाँ जाना है, हम लोग को टिकट पैसा करती है, क्यों कर रहे हैं? कहीं वापस लेने के लिए आए? कहाँ से आ रही हैं? हम देहरादून से आ रहे हैं. सुबह 4 बजे टैक्सी वाले को वापस जाने से दिल्ली आई, और नहीं तो क्या. उसमें भी तो पैसे खर्च.
भाई अब वो तो अपने टिकट का पैसा दे रहे हैं, अब बताओ हम लोग को 4,000 रुपये खर्च करके आए, 4,000 रुपये फिर खर्च करके जाएंगे, जो इतना तामझाम खर्चा है, इतना तैयारी करिए, उसमें हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ। फायदा क्या उन चीजों को तैयार होगा जो चीज यूज ही नहीं हो रही है, मुझे बताओ उनका फायदा क्या उन चीजों का। आप कहाँ जा रहे थे सर? जी मैम, मैं श्रीनगर जा रहा हूँ। फ्लाइट कितने बजे? मेरा 6:35 का था। कल मेरा बागडोगरा से था 9:20 से दिल्ली आना था, लेकिन वो फ्लाइट डिले हो गया और 4 बजे आ गया बागडोगरा से दिल्ली और 6 बजे यहाँ पहुँच गया। और वो मेरा फ्लाइट 6:30 का जो था रीशेड्यूल टाइम होके 9:20 का हो गया। पहले जानकारी दी थी कि कैंसिल? ना, लास्ट मोमेंट में दिया था। लास्ट मोमेंट पे जानकारी दी और लास्ट मोमेंट में कैंसिल भी हो गया। मैंने बोला सर होटल का कुछ बंदोबस्त आप लोग करेंगे, क्योंकि रूल के हिसाब से वो लोगों ने कैंसिल किया, हमने तो कैंसिल किया नहीं है। तो वो लोग बोल रहे नहीं होगा, तो अभी होटल करके रीशेड्यूल करके इधर आ गए, फिर आप भी कैंसिल है। फ्लाइट लेना ही बंद कर दो आप। लोगों में गुस्सा आप देखिए। आप कहाँ जाना चाह रही थी? तो गया जाना चाह रहे थे। कहाँ है आपका घर? गया में ही है। ये बताइए कब आपको पता चला आपकी फ्लाइट कैंसिल? जस्ट राइट नाउ ऑन द कार, ऑन द वे टू द कार, है ना। एयरलाइन के जब आ रहे थे तो कार में ही कॉल आया कि नॉट फ्रॉम द एयरलाइंस बट फ्रॉम द फैमिली मेंबर। और कितने बजे की फ्लाइट थी? 2:40। और अभी तक एयरलाइंस की तरफ से कोई जानकारी? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं है। आई एम हियर राइट नाउ टू आस्क देम। हालात काफी ज्यादा बदतर है यहाँ पर। 12 बजे तक जी सब लोगों की एक ही प्रॉब्लम है। इला, आप और सुरेखा, क्योंकि आप लोग वहां अभी मेरी आपसे बात हुई, तो कोशिश कीजिए अगर आपको इंडिगो का वर्जन भी मिल पाए तो हम व्यूअर्स को बता पाएंगे कि आपके शहर में क्या प्रॉब्लम है, कब तक रहेगी। प्रॉब्लम मोटी प्रॉब्लम यह है कि ये इसका अनुमान नहीं लगाया कि जो नियमों में कुछ परिवर्तन हुए हैं, जैसे पायलट ड्यूटी आवर रूल्स, एक पायलट को एक फ्लाइट के बाद या इतने घंटे का आराम मिलना चाहिए, कुछ सख्तियां की गई हैं डीजीसीए की तरफ से। अब वो जब इंप्लीमेंट हुए तो उसके बाद ये अंदाजा लगाने में इंडिगो नाकाम हो गई कि मेरे पास जो क्रू है, मेरे पास जो पायलट है, केबिन क्रू है, मैं उनका रोस्टर कैसे बनाऊंगा। तो ये केबिन क्रू की शॉर्टेज की वजह से मोटे तौर पर बताया जा रहा है। जो उनकी इंटरनल शेड्यूलिंग है कि एक फ्लाइट में इतने लोग लगते हैं, केबिन क्रू, पायलट और को पायलट मिला करके, वो उसकी क्रू जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। फ्लाइट सबसे ज्यादा ऑपरेट होती हैं। अब जो नए रूल्स के हिसाब से उसको मैन पावर की कमी हो रही है। मोटी प्रॉब्लम यह है जो इंडिगो की तरफ से बताई जा रही है। यह भी खबर है कि उन्होंने इसमें 2 महीने का रिलीफ मांगा है डीजीसीए से कि ये रूल्स 2 महीने लगेगा स्ट्रीमलाइन करने में। फरवरी से हम नए रूल्स के साथ, रोस्टर के साथ आ पाएंगे और तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम अभी ओवर स्ट्रेच्ड हैं। अब ओवर स्ट्रेच्ड भी कितना कि आप दिल्ली जैसी जगह से, जहां से सबसे ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं, एक फ्लाइट भी ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं पूरे दिन के अंदर। और हमारे देश में इंडिगो की लगभग मोनोपोली है। मेरे ख्याल में 60% से ज्यादा, 68%, लगभग 70% जो शेयर है हमारी सिविल एविएशन सेक्टर का, वो इंडिगो के पास है। इसके अलावा टर्मिनल 2 तो लगता है कि पूरा इंडिगो। तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि इन रूट्स पर बाकी एयरलाइंस के विमान ही नहीं चलते। तो इंडिगो कैंसिल मतलब आपकी उड़ान ही कैंसिल हो गई, फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अब एक बार आप मुंबई लेकर चलते हैं आपको। मुंबई से भी 100 से ज्यादा फ्लाइट्स आज कैंसिल हुई हैं। समीर भी से वहां पर हैं, क्या बता रहे हैं इंडिगो? समीर। बिल्कुल, हम यात्रियों के पास चलते हैं जो कई लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनकी फ्लाइट कब उड़ान भरेगी। आप बताएं जयेंद्र, आप कहाँ जाना चाहते थे, कब की आपकी फ्लाइट थी? 4:40 मॉर्निंग का बेंगलुरु का फ्लाइट था और जब मैंने चेक किया वो बता रहे थे ऑन टाइम है और सही जाएगा। तो 4:40 आया और गया भी। 4:40 6:30 हो गया, फिर भी दिखा रहे ऑन टाइम है। 6:30 को दिखा रहे ऑन टाइम है, नहीं बता रहे कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये भी नहीं बोल रहे कि कैंसिल होगा या डिलेड होगा कुछ हो। ये ग्राहक क्या करेगा, वहीं पे ऐसे ही बैठा रहेगा, पता नहीं क्या करेगा। सो बैग तो चेक इन है, बाहर नहीं निकल सकते। कैंसल्ड है तो एटलीस्ट दूसरा फ्लाइट देख सकते हैं, नहीं बोल रहे कि कैंसल्ड है, तो फंसा हुआ है। मतलब मैं तो आज ये देख रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे ग्राहक थे 2 दिन से एयरपोर्ट में भटक रहे हैं। मतलब उनका 3rd का फ्लाइट, जो रीशेड्यूल 4th और 5th हुआ, अभी भी एयरपोर्ट में ही है, भटक रहे हैं, पता नहीं कि अगला लेना है, अगला जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मतलब इंडिगो की ओर से कोई भी स्पष्टता, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा कि क्या होने वाला है। आई थिंक द इन्फॉर्मेशन टॉप से बॉटम नहीं आ रहा है। बेचारे और काउंटर में वो रो रहे हैं और हमारे सामने फोन कर रहे हैं ऑफिसर्स को, तो सर
यहाँ पे खड़े, कुछ तो इन्फॉर्मेशन बताओ, ये फ्लाइट जाएगा कि नहीं जाएगा। 200 लोग खड़े हुए हैं तो कोई उठाते भी नहीं, वो रो रहे। तो आई फील पिटी जो काउंटर में है, ये वो लोग ऊपर बैठे वो फोन बंद करके रख लेते, ये बेचारे ये लोग ये सब सहना पड़ता है। हम ये दृश्य भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि ये इंडिगो का काउंटर है जो इस वक्त यहाँ पर कतार लगी हुई है और सुबह से ये भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही सौरभ। और हर कोई यही जानना चाहता है कि उसकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हुई है, रिशेड्यूल हुई है, उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस इंडिगो की ओर से स्पष्ट नहीं किया जा रहा, और जिसका वजह यही है कि जिस तरह का रोस्टर वो बना रहे हैं, उसमें जो डिले हो रहा है उसकी वजह से फ्लाइट्स डिले हैं, कैंसल्ड है, लोग लंबे समय से कतार में खड़े हुए हैं, लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ रहा है कई बार। लेकिन जो करने की जरूरत है, जो स्थिति को स्पष्टता लाने की जरूरत है, वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। और इसलिए हमें नतीजा ये नजर आ रहा है कि ये कतार लगातार इस तरह से बनी हुई है, बल्कि बढ़ती हुई सी नजर आ रही है। ठीक है समीर, देखिए राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले इस पर पोस्ट किया है एक्स पर कि इंडिगो फियास्को इज द कॉस्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट्स मोनोपोली मॉडल। ये मोनोपोली जो मॉडल है, अच्छा ये बात हमारे एविएशन सेक्टर के लिए तो बिल्कुल सही है। 70% शेयर अगर एक एयरलाइन का होगा तो किसी ना कभी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे इस बार हुई, तो आपको ये हालात देखने को मिलते ही। फिर लिख रहे हैं, वंस अगेन इट्स ऑर्डिनरी इंडियंस हु पे द प्राइस इन डिलेज, कैंसिलेशंस एंड हेल्पलेसनेस। इंडिया डिजर्व्स फेयर कंपटीशन इन एवरी सेक्टर, नॉट मैच फिक्सिंग मोनोपोलीज। तो वो सरकार को दोष दे रहे हैं कि मोनोपोली चलाई हुई थी इन्होंने हमारे एविएशन सेक्टर में, और उसका नतीजा, उसका भुगतान लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन जो ये हुआ, इसका अंदाजा क्यों नहीं था? इंडिगो की अगर आप ईमानदारी से कहें, इंडिगो की अच्छी छवि है, इंडिगो की ऑन टाइम परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रही है, उसका परसेंटेज बड़ा अच्छा है, और इंडिगो हर यात्री की पहली प्रेफरेंस होती है। हमारे और भी एयरलाइंस हैं, लेकिन इंडिगो समय से चलेगी और पहुंचा देगी, भरोसा आम यात्री को रहता है। फिर उस एयरलाइन का ऐसा हश्र क्यों हुआ? इनकी स्टॉक प्राइस जो है, शेयर प्राइस कई % नीचे जा चुकी है, अभी और नीचे जाने की बात कर रहे हैं एनालिस्ट की। इसका बहुत बड़ा नुकसान जो हो सकता है। एयरपोर्ट पर जो अफरा तफरी मची है वो आप एक बार जरा देख लीजिए। लोग कह रहे हैं इंडिगो झूठ बोलना छोड़ दो। इंडिगो माफी पे माफी मांग रहा है। इंडिगो पब्लिकली 2 बार अपॉलॉजी दे चुका है पिछले 3-4 दिनों से जो चल रहा है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। वो अपनी वजह बता रहा है कि नए नियमों के का अनुमान हम नहीं लगा पाए कि हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। अब चाहे देखिए, नेता भी इससे बच नहीं पाए। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने को लेकर एनसीपी शरद गुट के नेता अमोल कोहले ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है और बताया कि खुद 4-5 घंटे तक एयरपोर्ट पर मैं भी फंसा रहा। तो आम आदमी हो, खास आदमी हो, हर कोई इससे परेशान है। अब दो खास आदमी जो परेशान है यहां पर है मेरे बगल में। नहीं, यदि रेगुलर, अच्छा जी, इनका पोस्ट सुन लीजिए एनसीपी ने। मागच्या जवळपास 3.5 तास एअरपोर्टवर होतो आणि रात्रीपर्यंत खूप चांगली सुविधा होती इंडिगोची, पण आजचा अनुभव हा खरंच वाईट होता। 3.5 तासानंतर आता फ्लाईट कॅन्सल झाल्याचा मेसेज आला आहे। पहिल्यांदा एअरपोर्टवर एवढा वेळ खरं तर घालवला आणि निवांतपणे लिहायला वेळ मिळाला। फ्लाईट कॅन्सल झाली असं मनस्ताप आहे, पण होऊ दिला नाही तर जास्त बरं पडेल। ये एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद हैं, शिरूर से बता रहे थे समीर जी। बुरा हाल है सर एयरपोर्ट्स पर, सभी पर। और ये भी सबसे बड़ी बात, ये मालूम नहीं ठीक कब होगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 12 जून को जब एक दुर्घटना घटी थी अहमदाबाद में, जब प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बाद सिविल एविएशन को लेकर तमाम तरीके की बातें हुई थी कि सुरक्षा होनी चाहिए, पायलटों को तमाम आराम मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2014 के बाद जब कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई यात्रा का सुख मिलना चाहिए और तमाम एयरपोर्ट शुरू किए गए, उसके बाद मुझे लगता है कि डीजीसीए को उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए थी कि जब इतनी बड़ी यात्रा आज की तारीख में लोग हवाई यात्रा करते हैं, और इतना बड़ा इंडिगो एयरलाइंस है जो 68% ट्रैफिक को जो कंट्रोल करता है, इसके पास कस्टमर है, इतना
इतना बड़ा उसकी मोनोपोली है, क्या वो एक परिवर्तन को जो केंद्र सरकार ने डीजीसीए ने किया था कि भाई 2 फेज में होगा, 1 जुलाई से पहला फेज लागू हुआ था उसका और दूसरा फेज उसका 1 नवंबर से लागू होता, तो क्या इतना बड़ा एयरलाइंस जिसके पास इतने प्रोफेशनल लोगों की टीम है वो जज करने में चूक गया कि भाई पायलटों को हम आराम देंगे तो इतनी बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा होगा कि रोज की 10% 2300 उड़ानें पर डे ये ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर 10-15% भी कैंसिल होती है तो लगभग 200 फ्लाइटें डेली कैंसिल होना बहुत बड़ी बात है भारत के अंदर, और मुझे लग रहा है उसका असर पड़ा है। और उसके बाद फिर देखिए कि अगर लोग यहाँ से टिकट कैंसिल करके कोई दूसरे एयरप्लेन से जाने की अर्जेंसी में कोशिश कर रहे हैं, किसी मेडिकल अर्जेंसी है, किसी का ज्वाइनिंग है, किसी का कोई मैरिज है, तो उसमें आपदा में अवसर कैसे दूसरे एयरलाइंस देख रहे हैं कि जो 5000 का टिकट था वो सीधे 25000 का टिकट दूसरे एयरलाइंस ने उसमें कर दिया है कि आदमी वहां दूसरे एयरलाइन से जाने के लिए उसकी मुश्किल। सर मैं अपनी भी बता देता हूं, मेरे परिवार को ट्रैवल करना है इंदौर, और जो टिकट आमतौर पर 5 से 7 हजार रुपए की होती है, 44-45 हजार रुपए की टिकट बताइए। तो अभी आपदा में अवसर अगर दूसरे एयरलाइंस देखेंगे तो आप किस तरह से आदमी करेगा, एक पैसा उसका एक एयरलाइन में फंस गया है, दूसरे में आप इतना पैसा ले रहे हो, मुझे लगता है तो ये सरकार को इस पर भी सरकार को देखना चाहिए। मिनिस्टर नायडू का कोई बयान आया क्या इस संदर्भ में? सर अभी इस सरकार को, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दूसरी एयरलाइंस जिस तरीके से रेट बढ़ा रही हैं अपने, उस पर भी वो कुछ करें, लेकिन अगर आप एक एयरलाइन के पास 65-70% शेयर होगा तो बचता ही कितना है बाकियों के? एयर इंडिया का शेयर जो है वो है 19 से 25%, नंबर 2 पर है। विस्तारा के पास 5-6% है, आकाशा एयर 4 से 5% है, स्पाइस जेट का 2 से 3% शेयर है, एयर इंडिया एक्सप्रेस एयर इंडिया का की जो सब्सिडरी है वो 6% के अराउंड जो है फ्लाइट्स वो चलाती है। लेकिन छोटी एयरलाइन हो या बड़ी, जो नियम बने सबके लिए बने हैं ना। अब 20% वाली एयर इंडिया कैसे चला रही है, तो 70% वाला इंडिगो क्यों नहीं चला पा रहा? आपके पास अगर बड़ी एयरलाइन, बड़े ज्यादा जहाज, ज्यादा क्रू मेंबर, ज्यादा पायलट आपको मैनेज करना था, इस पर कोई मतलब कोई बहाना नहीं हो सकता कि हम नहीं कर पाए। की बात नहीं है, 2-3 बातें, क्योंकि इंडिगो देश की सबसे बड़ी एक तरह से एयरलाइन से मोनोपोली वाला है, बहुत लोग सफ़र करते हैं। आपने बात कही, इसको थोड़ा सा बारीक तरीके से समझिए। मैं इसको सिविल एविएशन को बहुत समय देखा, इंडिगो के साथ सरकार मिली रही, और वो जो आप जिस बात की तारीफ कर रहे हैं कि फ़्लाइट सबसे पहले टाइम पर पहुँचती है, उसकी वजह से जब एयर इंडिया सरकार के पास थी तो उसको पीछे करके इंडिगो को मौका दिया गया, और यदि आपको उनको ध्यान हो तो उनकी फ़्लाइट्स टाइम से पहले उड़ती थी और टाइम से पहले पहुंचती थी, और जो दूसरी फ़्लाइट्स थी उनको पीछे किया गया। ये पार्ट ऑफ करप्शन है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ आपको। और मैं उन लोगों को जानता हूँ जो लोग ये बिजनेस में हैं, तो उनका ये चल रहा है, और उसी से जो ATC है वो आपकी फ़्लाइट को क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि फ़्लाइट को रनवे पर खड़ा कर देगा क्योंकि टाइम से निकल, और वो इंडिगो की फ़्लाइट जब जाएगी उसके बाद 15 मिनट आधा घंटा जो भी लगेगा वो हो रहा है। उसकी वजह से आज वो नंबर 1 पर हो गई। इसकी शिकायत बहुत समय से हो रही थी कि ये जो आप इतना बिजनेस कर रहे हैं कि न तो पायलट्स के रेस्ट का टाइम मिल रहा है, न क्रू मेंबर्स को रेस्ट का टाइम मिल रहा है, न फ्लाइट्स का चेकअप हो रहा है, सिक्योरिटी जो है उस पर भी बहुत सारी शिकायत हुई कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के बिना ही उड़ रही हैं फ्लाइट्स। अच्छा। और सिक्योरिटी क्लियरेंस दी जा रही है तो वो दी कैसे जा रही है, क्योंकि उसको तो टाइम ही नहीं मिल रहा है फ्लाइट को। भाई हर एक फ्लाइट्स के लिए जो टाइम होता है, मेरे परिवार में तो बहुत सारे लोग वो भी हैं, पायलट भी हैं, तो वो लोग जानते हैं कि किस तरह से ये काम होता है, उनको कितना ज़रूरी होता है रेस्ट करना। तो ये तो 300 लोग 200 लोगों को जान के साथ आप खेल रहे हो, उस पर ये हुआ। और सरकार जो कोई फैसला करती है, ये जो फैसला किया गया पूरा क्रू मेंबर्स और पायलट को लेकर, सर्विस टाइम को लेकर, वो तो स्टेक होल्डर्स के साथ। ये बड़ी खबर दे रहे हैं इस पर, देखिए अब सरकार ने इंटरवीन किया है और DGCA ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी फ्लाइट ऑपरेटर्स के ऊपर वीकली रेस्ट फॉर क्रू मेंबर्स को लेकर के, उसको विड्रॉ कर लिया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। जो कंडीशन लगाई थी सरकार ने, नियम बनाया था, वो फिलहाल विड्रॉ कर लिया है। देश भर के अंदर जो अफरा तफरी मची है उसको देखते हुए उन्होंने लिखा है, in view of the ongoing operational disruptions and representations received from various airlines regarding the need to ensure continuity and stability of operations, the instruction contained in the reference paragraph that no leave shall be substituted for weekly rest is hereby withdrawn for immediate effect। मतलब मोटा मोटा और इंस्ट्रक्शन ये था कि ऑफ आपको छुट्टी देनी ही देनी है, जो भी आपका क्रू मेंबर है। ऐसा नहीं है कि आप बाद में उसको लीव से कॉम्पनसेट करते हैं। सर ये बहुत बड़ा रिस्क लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो। अभी ये भी खतरा है सर, ये भी लाखों लोग फंसे हुए एयरपोर्ट पर, लाखों लोग फंसे हुए, लेकिन इसका कोई इंतजाम करेगी सरकार तो आगे करेगी। ये तो इमरजेंसी हालात बन गए। इमरजेंसी हालात है, इसलिए अभी किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है जब फ्लाइट्स में जो पायलट हैं, क्रू मेंबर्स बिना रेस्ट के उड़ रहे हैं, चला रहे हैं। देखिए 2 महीने का वक्त तो इंडिगो भी मांग रहा था, नहीं 2 महीने हमको दे दीजिए, अब हम ज्यादा हायरिंग करें, जो जैसे भी करें हम उसको ठीक करेंगे। अभी फिलहाल फौरी तौर पर राहत देने के लिए सरकार ने अपना
नियम शिथिल कर लिया है, इसको ये मानना इसको सर एक बात समझ लीजिए कि जुलाई में और नवंबर में सरकार ने 2 स्टेप में इसको काम किया, तो इंडिगो ने क्यों नहीं किया? आज आप कह रहे हैं कि इस बात के लिए अग्रीड। अच्छा, दूसरी बात और मैं कह रहा हूं, जितने लोग फंसे हुए हैं इनको नाश्ता देने में, इनको खाना देने में, इनको स्टे कराने में क्या मतलब ये, क्योंकि आप पैसा बचाना चाहते हो, इस पर तो सरकार को जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है ये कोई जो एजेंसी हरकुलियन टास्क नहीं था, हरकुलियन टास्क नहीं है, ये मैनेजमेंट का मामला है और आप इतने स्टाफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एयर इंडिया मैनेज कर रही है। साहब देखिए, ये जो किराए महंगे हो रहे हैं, दिल्ली से मुंबई 80,000 रुपए किराया पहुंच गया, दिल्ली से हैदराबाद 40,000 रुपए। तो विमान कंपनियों ने, आप जिसे कह रहे थे आपदा में अवसर देखा और किराए बढ़ा दिए। मैं तो वही कह रहा हूं कि आप जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, क्या वो ये सब नहीं देख रही है? क्या आपको ये रेगुलेट करने की कौन जाएगा सर? बिल्कुल। क्या आप एक कस्टमर के जेब पर आप क्या कर रहे हैं? एक तरफ आप पहले मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं और मोनोपोली क्रिएट करने के बाद आप कस्टमर पर वो प्राइस इंपोज कर रहे हैं कि ताकि वो अनअफोर्डेबल हो जाए। यही आप कर रहे हैं ना, आप उसको मजबूर बना रहे हैं कि आप इसको आपको पे करना ही, आपको यदि इमरजेंसी में जाना है तो आपको ये प्राइस बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ये जो देश भर में इंडिगो की उड़ानें कैंसिल हो रही हैं, आज में 600 फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली से एक भी फ्लाइट नहीं उड़ेगी पूरे दिन में, इसकी घोषणा की जा चुकी है। अब इसका साइड इफेक्ट यह है कि दूसरी एयरलाइंस पूरी तरीके से चोक हो गई हैं, फुल हो गई हैं। दिल्ली से मुंबई के लिए कोई फ्लाइट बची ही नहीं है। दिल्ली से पटना जाने वाली सारी फ्लाइट्स फुल हो गई हैं। दिल्ली से कोलकाता के लिए केवल एक फ्लाइट बची है। दिल्ली से चेन्नई के लिए कोई फ्लाइट नहीं बची है। तो क्योंकि इंडिगो के पास लायंस शेयर था, सबसे बड़ा शेयर पाई का इसके पास जो है इंडिगो के पास था, और इंडिगो आप यूं माने कि बिल्कुल ध्वस्त हो गई। इस दबाव के में इंडिगो चरमरा गया और अब वो माफी मांग ले, चाहे कुछ कर ले, लेकिन ये इससे जो अंदरूनी खामियां एक्सपोज हुई हैं वो तो दुनिया ने देख ली, और इससे मजबूर होकर सरकार को अपने वो आदेश वापस लेने पड़े हैं फिलहाल के लिए, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। सरकार की गलती मैं इसमें नहीं बता रहा हूं, ये गलती एयरलाइंस की ज्यादा थी। मोहलत मिली थी, सरकार ने नियम बनाए कि आप अपने क्रू को, अपने पायलट को इतना वक्त देंगे रेस्ट करने का, उसको आप प्रॉपर छुट्टी देंगे, प्रॉपर हफ्ते का ऑफ देंगे, ये नियम बनाए गए। लेकिन उन नियमों का पालन करने के लिए, उनको अमल में लाने के लिए ऐसा नहीं था कल से कहा और मंडे से करना था, उसके बीच में कई महीने थे। बाकी एयरलाइन कोप अप कर गई, इंडिगो कोप अप नहीं कर पाई। 1 जुलाई से लागू हुआ तो सर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने पूरे थे। और सरकार स्टेक होल्डर से बात करके फैसले करती है, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के साथ बात नहीं होती। देखिए मैं अभी और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, किराए दिल्ली मुंबई हो, दिल्ली चेन्नई हो, दिल्ली हैदराबाद हो, जितने सबसे हैवी ट्रैफिक रूट हैं, मनमाने किराए, कहीं 80,000, कहीं 40,000, कहीं 50। तो मैं अभी मैंने अपने फोन पे खोला सर, दिल्ली मुंबई का कल का टिकट आपको करना है अगर दिल्ली से, तो 25,000 रुपए से शुरू हो रहा है और ये टिकट जाकर के खत्म हो रहा है 48,972, 50,000 रुपए तक खत्म हो रहा है। 25,000 से 50,000 का टिकट दिल्ली मुंबई रूट पर, ये तो सरकार कर सकती है। और परसों का आप कहें ये, और मैं ये जाने का है, पर आने का देख लीजिए, अंतर आपको पता चल जाएगा। अभी जो बता रहा है ऐप, बुकिंग ऐप, मुंबई से अगर आपको वापस दिल्ली 8 तारीख को आना है, मतलब सोमवार को, तो वही टिकट 6,000 रुपए का हो जा रहा है। कैसे? कल सुबह जाने का 50,000 का टिकट और मंडे को वहां से वापस आने का 6,000 का टिकट। तो ये क्या लूट मारी है? ये तो धांधली है सरासर, लूट मारी। और दूसरी बात, सरकार ने जब ये फैसला किया तो उस पर करना चाहिए। और मैं समझता हूं, इसको मैं बहुत आरोप की तरह से नहीं कर रहा, लेकिन ये क्राइसिस खुद इंडिगो ने क्रिएट कर दिया कि ये इतनी अफरा तफरी हो जाएगी तो सरकार उसको विड्रॉ करेगी। और दूसरी बात, भाई किसी भी वजह से ऐसे हालात बन जाएं, ये आपके पूरे तंत्र की विफलता है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कल नहीं, परसों एविएशन के एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी। हम कहीं गए हुए थे, साउथ एक्स में हम लोग बैठे हुए थे, वो भी चूंकि एविएशन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, आप सर देख लीजिएगा, 2 दिन में सरकार घुटनों पर आएगी, इंडिगो मैनेजमेंट ने तय कर लिया है। और ये मैं अपनी जिम्मेदारी पर कह रहा हूं, 2 दिन में सरकार घुटनों पर आएगी। भारत सरकार को अगर एक एयरलाइंस घुटनों पर ला दे रही है तो ये भारत सरकार को सोचना चाहिए। डीजीसीए यही तो काम करता है ना, इसी के लिए तो है। जब जुलाई में आपने नोटिफिकेशन जारी किया तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर शुरू हो गया। आपका फॉलोअप क्या था? कितने पायलट आए, कितने क्रू मेंबर आए, ट्रेनिंग उनकी पूरी हुई कि नहीं हुई, आपके किस रूट पर कितनी फ्लाइट, कितने को चलाओगे? और जब पहले दिन यानी 4 दिन पहले जब फ्लाइट कैंसिल हुई तो कितनी थी? 117, 300, 1000, 1700, सब बंद कर दो। ये कौन सा तमाशा है भाई? अभी तक इंडिगो का चेयरमैन या एमडी जो है उसको बुलाकर क्यों नहीं पूछताछ की गई? उसके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज होना चाहिए। कितने लोग एयरपोर्ट पर हैं जिस तरह से, और आप सोचिए, अभी यहां रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं,
पूरे होटल्स 80,000 से 1 लाख पहुंच गए हैं जो 5 स्टार हो, उसके नीचे वाले 10,000 20,000। अब ये क्राइसिस हो गई तो आप जरा एरो सिटी का भी मेरे पास मैसेज आया है, एरो सिटी में 80 से 90,000 फ्लैट रूम के एक रेंट हो गए और सरकार नहीं देख रही। इस पर क्यों नहीं कार्रवाई? इस पर तो सीधे सरकार कार्रवाई कर सकती है ना, और फौरी तौर पर करनी चाहिए। फिर से मैं एक बार ये जो किराए बढ़े हैं इसकी बात कर रहा हूं। दिल्ली बेंगलोर का टिकट 40,000 में, दिल्ली मुंबई का 80,000 में आपको मिलेगा, दिल्ली से चेन्नई से कल की फ्लाइट का किराया 65,000 रुपए हो गया है। तो ये जो हो रहा है इसमें जो बाकी एयरलाइंस ने मौका देखा है इस पर तो डंडा चला। आपकी बाकी एयरलाइंस की कौन सी ऐसी मजबूरी है कि उसको किराया बढ़ाना पड़ रहा है? अचानक तो उतने ही लेकर जाना है। अरे उतने ही पैसेंजर लेके जाओगे, उतने का ही तेल लगता है, उतने की पार्किंग फीस है, आपके लिए कुछ नहीं बढ़ गया। तो बाकी एयरलाइन टिकट क्यों बढ़ा रही है? सौरभ सबसे बड़ी बात है, उन पर डंडा जरूर चलाइए, लेकिन इंडिगो पर डंडा चलनी चाहिए। 4 महीने से ये कोई, मैं फिर कह रहा हूं, ये कोई ऐसा हरकुलियन टास्क नहीं था, ये 10 घंटे का मैनेजमेंट है। ये आप अपने क्रू मेंबर को आप एकाएक सारे फ्लाइट को आप कह रहे हैं कि बंद कर देंगे, हम ऑपरेशन हम बंद कर देंगे, हम 20, तो तुम्हारे इतने जो पायलट्स थे, इतने क्रू मेंबर्स थे, इनका रोस्टर तय करने में आपको इतने दिन समय लग जाते हैं। सर बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये रोस्टर तय ये ब्लैकमेल करने का धंधा है इंडिगो का, और इसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कि एक नियम सरकार ने बदल दिया तो आपकी हजारों फ्लाइट कैंसिल हो गई। आप क्या अपने पायलट्स को, को पायलट को और केबिन क्रू को बिना छुट्टी के काम करा रहे थे? बिना रिलैक्स किए आप उसको कोई ब्रेक नहीं देते थे? और एक पायलट का मतलब 200 जिंदगियां होती हैं, 200 चल रहे हो। पहले 36 घंटे था, 48 घंटे हो गए थे, इतनी बात तो हुई है। कर रहे हो, जो गैप है वो तो 12 घंटे वाला आया ना। आपकी शिफ्ट का आया ना। तो अगर मान लीजिए कि आपकी 300 फ्लाइट उड़ रही थी तो 200 तो पक्की चलेगी ना, 100 गड़बड़ाएगी ना, या 80 गड़बड़ाएगी। और क्या डीजीसीए ने ये जो एयरलाइंस है, जो एयर इंडिया है, आकाशा है, विस्तारा है, दूसरी एयरलाइन है, उनके जो एक्सेस क्रू है, स्टाफ है, पायलट है, उसको नहीं डिप्यूट कर सकते थे? ये तो मैनेजमेंट का काम है। सर मैं ये कह रहा हूं, जो अच्छा मान लीजिए एयर इंडिया है जिसके पास 25% शेयर है, तो एयर इंडिया 25% के हिसाब से ही तो उसने अपना स्टाफ रखा होगा ना, उसके पास फालतू पायलट और फालतू केबिन क्रू थोड़ी होगा। नहीं उसी अनुपात में होगा जितने में इंडिगो का है। आप फ्लाइट रोटेशन बढ़ा सकते हैं ना। अगर 200 ये होगा, गैप कम होगा, तो कुछ लोगों को झेलना पड़ेगा। झेलना तो एक भी अगर पैसेंजर झेल रहा है, लेकिन आप तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की तरफ जाते हैं ना। ये सही बात कह रहे हैं कि 12 घंटे की शिफ्ट का क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिगो के एमडी को पूछा जाना चाहिए, उसको बुलाया जाना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्राइसिस उन्होंने खुद ने क्रिएट किया है, इंडिगो ने। मैं सीधे बात करूं, ताकि सरकार, जो हर्ष जी ने कहा वो तो बात उन्होंने साफ ही कर दी, कि सरकार इस दबाव में आ जाए कि भाई फ्लाइट के लिए ये हो रहा है जी, है ना। और दूसरी बात, जो छोटे काम होने चाहिए थे, जो लोग वहां पर परेशान हैं, उनके खाने की, उनके नाश्ते की, उनको रुकने की क्या व्यवस्था, ये तो एयरलाइंस का काम है ना, उसको करना चाहिए था। और जो 200 फ्लाइट्स की बजाय 150 फ्लाइट तो चलनी चाहिए, वो क्यों बंद? सर मैं थोड़ा सा, ये तो प्रॉब्लम लोग झेल ही रहे हैं, मैं इसके जो अब दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है उसको देखिए। ये नई प्रॉब्लम है भाई, जिसका टिकट हुआ इंडिगो का, बदकिस्मती से फ्लाइट कैंसिल हो गई, चलिए वो तो भुगत रहा है। जिसको करनी है वो कैसे करेगा? 80,000 रुपए का टिकट दे रहा है। कौन सी फ्लाइट का है सर? अगर आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो स्पाइस जेट का है, किसका है? मतलब मेरे को दिख नहीं रहा। स्पाइस जेट है। स्पाइस जेट 81,000, स्पाइस जेट का 81,000। स्पाइस जेट का 82,000 का टिकट है दिल्ली मुंबई का। क्या मतलब है भाई 82,000 रुपए के टिकट का? अच्छा, लंदन पहुंच जाता है इतने में आदमी। 1.25 घंटे की यात्रा। सबसे वर्स्ट एयरलाइंस लंदन आने और जाने का किराया है, एक साइड का नहीं है। जो दिल्ली मुंबई का किराया जो है वो मान लिया गया है। नहीं, और एक सेकंड, इला है हमारे साथ दिल्ली एयरपोर्ट से। इला, अब ये जो दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, मनमाने किराए वसूल रही है बाकी एयरलाइंस। इंडिगो की फ्लाइट ठप पड़ गई तो हमने 10,000 की फ्लाइट 80,000 की कर दी है। जी बिल्कुल सौरभ, मैं आपको बता दूं, सुबह से ही टर्मिनल 2 पर मैं मौजूद हूं और यहां पर जिन लोगों की फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, वो अगर दूसरी फ्लाइट करना चाहें वो कर नहीं पा रही, क्योंकि वजह ये है कि 40 से 50,000 एक तरफा किराया आ रहा है। मुंबई हो, बेंगलुरु हो, लखनऊ तक के शहर के लिए, जो कि 1 घंटे रास्ते की दूरी में, वहां के लिए भी 20 से 25,000 रुपए की फ्लाइट के टिकट शो हो रहे हैं। हमारे पास साथ कुछ यहाँ पर यात्री जुड़े हुए हैं जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है। सर कहाँ से आ रहे हैं आप?
हम लोग देहरादून से आ रहे हैं। देहरादून में हमको बोला गया था कि दिल्ली तक आ जाइए, दिल्ली से आपको फ्लाइट मिल जाएगी। हम लोग फिर देहरादून दिल्ली बाय रोड आए हैं। कल से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। कल हमारा शाम का फ्लाइट कैंसिल हुआ है, टुडे मॉर्निंग फ्लाइट कैंसिल हुआ है, अब आज शाम का भी फ्लाइट कैंसिल हो गया बता रहे हैं। दूसरे एयरलाइन चेक करने पे टैरिफ बहुत आ रहा है, 28-30,000 वन वे आ रहा है, लेकिन उसमें भी टिकट्स अवेलेबल नहीं है। तो हम कल का वेट कर रहे हैं, कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट आए। हमको रायपुर जाना है, छत्तीसगढ़ रायपुर। 4 बच्चे हैं हमारे साथ में, फैमिली है हमारे साथ में। तो हम 3 दिन से वैसे ही बच्चों को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं। 3 दिन से हम बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई किसी को कोई देखने वाला नहीं, कोई इंडिगो कोई अधिकारी यहाँ पर आके बात करने के लिए तैयार नहीं। रीशेड्यूल करके दे रहे हैं, कोई गारंटी नहीं दे रहे कब होगी क्या होगी कोई बता नहीं। दूसरी फ्लाइट अगर आप करने जा रहे हैं तो हो पा रही है और नहीं हो रही है। एयर इंडिया का फेयर आ रहा है 30,000 रुपए एक जन का। हम कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, हम कहाँ से क्या पैसा लाएंगे इतना? अब यहाँ पर कुछ सुविधा दे रहे हैं रुकने की? कुछ कोई कौन बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप तो खड़े हो ना यहाँ पर, कौन बात कर रहे हैं? इतने सारे लोग, कोई अधिकारी है यहाँ पर बात करने का? कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं है। आप कब से वेट कर रहे हैं? मैडम सुबह से खड़े हैं। हमारी 7 बजे की 10 बजे की पहले फ्लाइट थी, पहले 7 बजे कैंसिल हुई, फिर 10 बजे की फ्लाइट कैंसिल हुई। अब हम कल के लिए खड़े हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कल के लिए कुछ बोल रहे हैं? कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, देखिए और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोगों को कहाँ कानपुर जाना था मैडम। मैं 5 आवर ऑलरेडी लेट हुआ, मैं कुवैत से। हाँ पार्टनर एक मिनट जी, कुछ 5 आवर्स ऑलरेडी लेट थे हम लोग। और अभी दूसरी फ्लाइट वगैरह मिल रही है? ऑल फ्लाइट कैंसिल लिखा है उन्होंने, कोई फ्लाइट नहीं। दूसरे एयरलाइंस पे अगर आप जा रहे हैं तो क्या मतलब क्या फेयर सेम दिखा रहे हैं या चार्ज? आई डिड नॉट चेक सॉरी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है और यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सर आप कहाँ जा रहे थे? मैं बॉम्बे जा रहा था। देखिए मुंबई हो, बेंगलुरु हो या फिर लखनऊ हो, कानपुर हो, ऐसे कई शहरों में, तमाम शहरों में लोग जो जा रहे थे वो उनको जो है यहाँ पर जो काफी परेशानी का वेस्ट बेकार फ्लाइट, इंडिगो फ्लाइट कभी नहीं आऊंगा। फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम है सर। मैं 5 आवर ऑलरेडी मैं कुवैत में भी वेस्ट हुआ मेरा टाइम। 1 बजे की फ्लाइट थी, मेरे को ला 5 बजे आई फ्लाइट। अभी आके उसके बाद यहाँ पे आके मेरे को यहाँ से कानपुर, दिल्ली टू कानपुर फ्लाइट थी, वो भी बोलते ऑल क्योंकि इंडिगो कैंसिल है फ्लाइट। चेक करिए आपने? चेक करी, सब कुछ चेक करी, है नहीं बोलने, इंडिगो ऑल कैंसिल है। और दूसरे एयर इंडिया नहीं है सर, मैम नहीं है। बहुत परेशान हुआ, अभी कैसे जाने में 5 किलोमीटर जाना है, 500 किलोमीटर जाने का। अभी मैं देखे वो भाई को फोन करके मैं ट्रेन का टिकट कराया हूँ। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं आपको परेशान नजर आ रहे होंगे। इला बड़ा साफ साफ उन्होंने बता दिया ये सारे हालात। उन्होंने, आपने 4 लोगों से बात की, उन्होंने रख दिए। इंडिगो की फ्लाइट उड़ नहीं रही है, कल की फ्लाइट कल कैंसिल, आज सुबह कैंसिल, शाम का वक्त दिया वो कैंसिल, फिर उसके बाद दूसरी एयरलाइन में बुक कर दो, टिकट अवेलेबल नहीं है, मिल जाती है तो टिकट हजार रुपए महंगी हो गई, कई गुना 10-10, 20-20 गुना महंगी हो गई है। अभी स्क्रीन पर हम दिखा रहे थे दिल्ली गोवा की टिकट 72,000 रुपए की, 75,000 रुपया। दिल्ली से मुंबई 81,000 रुपए की टिकट स्पाइस जेट की दिखा रहा है। वो बता रहे थे साहब, अभी एक वहां से सरदार जी एयरपोर्ट पर खड़े थे, 5 लोगों का परिवार लेके जा रहे हैं, फ्लाइट कैंसिल हो गई है और एयर इंडिया की टिकट दिखा रहा है रायपुर की, दिल्ली रायपुर 30,000 रुपया। 5 लोगों को लेके जाना है, 1.5 लाख रुपए एक तरफ जाने का, कैसे कोई परिवार देगा? सर हैदराबाद के जब 40,000 रुपए फ्लाइट बता रहे थे, वो अभी 45,000 रुपए हो गई है 1 घंटे बाद करते। हाँ 45,000 हो गई, फिर वो 50,000 हो जाएगी। हर घंटे में फ्लाइट बढ़ रही है और वो जो टिकट बुक कर रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि भाई टिकट आपका कैंसिल हो सकता है, ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा। तो इस पर हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका भी कोई बयान आए, वो भी कुछ कहें इस पर। संकट समझिए सौरभ जी, ये तो आप उन रूट्स का बता रहे हैं जहां ऑप्शंस हैं। जब 60% शेयर की बात करते हैं तो मैंने खोल लिया कि नई दिल्ली से प्रयागराज क्या है। 5 और 6 को कोई ऑप्शन नहीं है। 7 तारीख को 32,029 रुपए की टिकट है। 32,000 में आप मतलब लगभग एक ट्रेन का कूपा जो है वो बुक कर लेंगे। वैसे वो ये स्थिति है और सरकार इस पर अगर डीजीसीए ने रूल रिलैक्सेशन का एक ऑर्डर निकाल दिया तो इंडिगो के दबाव, भारत के लोगों के दबाव में भी एक ऑर्डर निकाल देते, कहते कि भाई किसी भी स्थिति में इस रूट पर 10,000, इस रूट पर 15,000 या इस रूट पर अधिकतम 20,000, इससे ज्यादा फ्लाइट का टिकट नहीं हुआ। उसको निकालने में डीजीसीए को क्या मुश्किल आ रही? भारत सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। और इंडिगो को मैं फिर कह रहा हूं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है जो इसने किया है। सरकार की जो योजना थी ना हवाई जहाज की, प्रोफेसर साहब, सरकार की योजना थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई उड़ान करेंगे, तो अब ये तय हो गया कि हवाई उड़ान करेंगे तो आप हवाई चप्पल में आ जाएंगे। नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी को तो जिन्होंने किया और जिस प्रकार से सिविल एविएशन का आपके भारत में विस्तार हुआ है पिछले 10-11 साल में, वो तो अभूतपूर्व है। मजेदार बात है कि सिविल एविएशन में बैठे हुए लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो कट कमीशन पर काम करते हैं, उन पर सरकार का डंडा चलना चाहिए। ये ऐसे संभव नहीं है
इस प्रकार की अफरा तफरी और जानबूझ करके ये जो आर्टिफिशियल जिसको हम कहते हैं क्राइसिस क्रिएट करना, ये तो ब्यूरोक्रेट और मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग जो कट कमीशन पर काम करते हैं वो करते, और वो मंत्री की निगाह में होगा। ऐसे धंधे चलते हैं जो मंत्री के निगाह में नहीं हो, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। सर 4 दिन से ऐसी क्राइसिस, और ये बात बिल्कुल सही है। क्या मिनिस्टर ने कोई कंट्रोल रूम बनाया? और 30,000 रुपए का आप किराया पटना से दिल्ली तक का हो, मिनिस्टर कोई कंट्रोल रूम तो बना सकता था ना, एक कंट्रोल रूम बना लेता, एक जो लाइन खोल देता, सारे लोगों को बिठाते, जितने एयरलाइंस के लोग हैं उनसे पूछते कि क्या उसके लिए कर पाए क्या? भारत के अंदर एक डिग्निटरी एक आए हुए हैं, ऐसी स्थिति में इस प्रकार का है, ये हमारे देश के जो छवि है इसको कितना ये चोट पहुंचा रहा है आदमी। पुतिन जी की विजिट पे बात करने वाले थे, अचानक देखा देश के मैं कह रहा हूं मंत्री और डीजीसीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दो तीन बातें समझ लें इस इशू के बारे में आप, बड़ी गंभीर बातें हैं ये। इस वक्त मोटे तौर पर कहिए तो भारत का जो डोमेस्टिक सिविल एविएशन है वो ठप पड़ा हुआ है। पूरे देश के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये केवल कोई दिल्ली मुंबई के मेट्रो सिटी वाली प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्रयागराज का भी बता दिया ना इन्होंने, फ्लाइट ही नहीं है। तो ये इससे हमारी एक ऐसी कमी उजागर हो गई है, इससे आप हमको इसका कोई तोड़ निकालना पड़ेगा कि ये मोनोपोली है, बात सही है। और अगर एक उसका स्टेक होल्डर मोनोपोली का वो अगर कोऑपरेट करने से मना कर दे तो ये हालात बनते हैं। अब जो बात आप कह रहे थे इसकी तो जांच होनी चाहिए कि क्या इंडिगो एयरलाइंस वाकई ऑपरेट करने में सक्षम नहीं है, या इंडिगो एयरलाइंस सरकार को अपना नियम वापस लेने के लिए मजबूर करने के लिए हालात। आपके पास स्टाफ नहीं है, आपके पास पायलट नहीं है, ये शाम को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रहे हैं, सेशन खत्म हो रहा है, खत्म बात है। और दूसरी बात जो ये दाम बढ़े हैं, ये दाम बहुत ज्यादा जो बाकी एयरलाइंस जो है मुनाफाखोरी कर रही हैं, उस पर तो बड़ी ये मुनाफाखोरी करने का समय नहीं है, ये इमरजेंसी हालात हैं, आपातकालीन स्थितियां हैं। ये तो ऐसी ही है ना जैसे स्टॉक में हम पूरा का पूरा सामान अपने पास रख लें और मार्केट में होल्डिंग का जो होता है। और तीसरी बात, सरकार ने अगर पहले तो इन हालात से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, डीजीसीए ने अभी नियम वापस लेने का आदेश दिया है, लेकिन 4 दिन की अफरा तफरी के बाद आज जब पूरा देश ठप पड़ गया, पहली बात तो ये, इसको पहले क्यों नहीं सोचा गया? क्या आपने इम्प्रैक्टिकल नियम बनाए? अगर नियम इम्प्रैक्टिकल नहीं थे तो इनका पालन क्यों नहीं करवाया एयरलाइन से? फॉलो किया क्या सरकार ने? बात है, फॉलो अप क्यों नहीं किया? करना चाहिए ना सर। अभी आम जनता परेशान हो रही है। शाम से तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि आज फ्राइडे है, सेशन खत्म हो जाएगा, अभी शनिवार रविवार सब अपने घर जाते हैं शाम को इवनिंग से, सबकी फ्लाइटें कैंसिल होगी बॉम्बे की। सबको दिल्ली में घर मिले हुए हैं, सबको दिल्ली में घर मिले हुए हैं, वो तो रुक जाएंगे दिल्ली में। ये लोग क्या करेंगे? वो देखिए, वो सूट के पूरा परिवार सड़क पर बैठा है। सांसद जब चिल्लाएंगे तब सुनवाई होगी। सांसद जी लोग अगर इतने जिम्मेदार होते तो 4 दिन से फ्लाइटों का ये हाल था, संसद में वही सवाल होता। आप समझिए, नेता प्रतिपक्ष ने सिर्फ एक पोस्ट करके सब कर लिया है आरोप लगाकर। सवाल यह है कि क्या सचमुच इस देश की राजनीति किसी समस्या को समाधान की तरफ ले जाना चाहती है? ये क्राइसिस ऐसी थी कि जिस पर सचमुच अगर बात होती तो ये इसको टाला जा सकता। और फिर कह रहा हूं, सरकार ने जो नियम अगर जुलाई में बनाया दिसंबर तक न लागू हो, इसका मतलब डीजीसीए के जो भी सज्जन हैं उनको तुरंत प्रभाव से ये सुनते हुए उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ये भारत सरकार के मंत्री ने अब तक कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया, कुछ पूछा नहीं, फ्लाइट कितनी है, रोस्टर क्या है, पायलट क्या है। नंबर 3, जब फ्लाइट कम हो गई तो दूसरों से कितना मैनेजमेंट हो सकता है, और किराए का कोई कैश तो लगेगा। ये कोई लोग घूमने के लिए नहीं जा रहे कि आपने चलो ठीक है भाई आदमी निकला है थोड़ा और खर्च कर दिया। ये क्राइसिस का मसला है। और मैं फिर कह रहा हूं, इंडिगो पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस है उसका मामला चलना ही चाहिए, इसमें कोई इब्बट नहीं, इसमें तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जो लोग पैसा ज्यादा बढ़ाकर ले रहे हो, इतना मतलब 5,000 रुपए के 50,000 70,000 रुपए ले रहे हो, इसको तो सरकार चेक कर सकती थी ना, कि सरकार को देखना चाहिए कि किस तरह से ये लूट उनकी आंखों के सामने। मैं अभी सर ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का ट्विटर हैंडल जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB सिविल एविएशन चेक कर रहा हूं। ये केवल ये पोस्ट कर रहे हैं कि किस एयरपोर्ट पर कितनी फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। ये इनका आपका काम नहीं है साहब। सौरभ जी, ऐसे ही है जैसे कि रोज हमको सुबह हमारे मोबाइल ऐप पे पता चल जाता है कि AQI 500 पहुंच गया। हाँ, तो आप उसको शर्मनाक व्यवहार है। इससे शर्मसार करने वाला व्यवहार नहीं हो सकता कि फ्लाइट कैंसिल। अरे वो तो फ्लाइट पता चली रही ना, ठीक है इंडिगो बहुत लापरवाह है, हमको नहीं बताया हमारी फ्लाइट के बारे में, लेकिन लोगों को फ्लाइट तो पता चली रही, वहां 3-3 दिन से एयरपोर्ट पर फंसे हुए। अब एक सेकंड, अब समझना यह है कि ये ठीक कब तक होगा? अब जो प्रॉब्लम है वो तो हो गई, ठीक कैसे होगा? मुंबई चलते हैं, समीर भी से हमारे साथ अगर हैं अभी लाइव, तो समीर ये बताएं, आपकी वहां किसी और से जिम्मेदार आदमियों से भी बात हो रही होगी, ये प्रॉब्लम कब तक चलेगी आगे, कुछ बता रहे हैं?
फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो कोई जाएगा नहीं। बिल्कुल इंडिगो की ओर से कभी कुछ बताया नहीं जा रहा, लेकिन यात्री बिल्कुल परेशान है क्योंकि सुबह जिनको निकलना था हैदराबाद की फ्लाइट से उनकी फ्लाइट कैंसिल होगी। यही स्थिति हर एक जगह की, कोलकाता की नजर आती है, बेंगलुरु की नजर आती है। यही स्थिति कमोबेश बनी हुई है। हमारे पास कई यात्री हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश करें। उसके पहले लेकिन हम आपको दृश्य दिखा देते हैं कि ये दृश्य इस वक्त बने हुए हैं यहाँ के, कि अभी तक भी ये भीड़ छटने का नाम नहीं ले रही है। कई लोग हैं जो यात्रा पे निकले हुए थे धार्मिक, लेकिन उनकी स्थिति जो है इसी तरह से बनी हुई है कि सुबह जो निकले थे तिरुपति यात्रा के लिए, लेकिन उनको यात्रा करने को नहीं मिल पा रही। आप बताइए क्या स्थिति, आप यात्रा के लिए निकले थे? यात्रा के लिए निकले थे, हमें जाना था तिरुपति दर्शन करने भगवान वेंकटेश्वर के। ठीक है, हमारी फ्लाइट थी बॉम्बे हैदराबाद, हैदराबाद मुंबई, सॉरी हैदराबाद तिरुपति। हम सुबह 4 बजे के आए हैं यहाँ पे। 4 बजे हमें बुलाया गया, हमने कंफर्म किया, बोले फ्लाइट ऑन टाइम है, सब कुछ है, बढ़िया है, कोई बात नहीं। हमने पूछा भी, कंफर्म किया, मेल भी आया हमको। हम एयरपोर्ट पहुंचे, लाइन में लगे, लगेज हमने जमा कर दिया। लगेज जमा करके जब हम बोर्डिंग गेट पे गए तो वहां तो इतनी पब्लिक परेशान थी, लोग पड़े थे, झगड़ा चालू है वहां पे, मारी मारे की नौबत आ गई। वहां पे सीआईएसएफ वाले आ गए, सारे जवान आके वहां जमा हो गए। उल्टा लोग रात से रुके हुए हैं, एक फ्लाइट उड़ने को तैयार नहीं है वहां से। इनको पता भी नहीं है कि फ्लाइट है नहीं है, क्या होगा, कैसे जाएगी, कुछ पता नहीं है। वहां का बैठा है स्टाफ, कुछ बताने वाली स्थिति कुछ भी नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। क्या जिसको पूछो मालूम नहीं, उड़ेगी नहीं उड़ेगी पता नहीं। ठीक है, फ्लाइट कैंसिल हुई है वो भी पता नहीं है, उड़ेगी नहीं उड़ेगी कुछ पता नहीं है किसी को। आपने कैंसिल करा लिया है ये? अभी मैंने कैंसिल कराया जाके, क्योंकि हमें जाना था तिरुपति। अभी ना हैदराबाद जा रही है ना तिरुपति जा रही है। बोले सर ना तिरुपति वाली जाएगी ना हैदराबाद वाली जाएगी, तो हमें कैंसिल करा के फाइनली बाहर आना पड़ा। सुबह 4 बजे के घुसे थे, 2 बजने वाले हैं, अभी जाके लगेज दिया। लगेज भी नहीं दे रहे भाई, लगेज लाने के लिए भी अंदर मारामारी चालू है। वो बेचारे सीआईएसएफ वाले लाके सबकी हेल्प कर रहे हैं। हम मुंबई के सीआईएसएफ वालों को थैंक यू बोलेंगे कि वो जाके उनके बंदे लगेज ला के सबको दे रहे हैं। इंडिगो के लोग नहीं, वो तो भाई गिन चुन के 2-3 आदमी है बेचारे। इतना बड़ा एयरपोर्ट गिन चुन के 2-3 आदमी हैं, वो एक ट्रॉली में 3-3 लगेज उठा के लेके आ रहे हैं। इतने पैसेंजर भरे पड़े हैं, कब तक आएगा लगेज बाहर? सीआईएसएफ के बंदे सब जाके अंदर से लगेज लेके आ रहे हैं बाहर। अच्छा, आप अगर दूसरे अगर फ्लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं तो कितना पैसा चार्ज? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब 35,000 40,000 ये रेट चल रहा है भाई। तो आपने कोशिश की किसी और फ्लाइट? नहीं, करना ही नहीं है भाई। 40-45 हजार कहाँ से लेके आऊंगा मैं? कहाँ से लाऊं 40,000 रुपए? कैसे दूं मैं? तो आप क्या कह रहे थे, ये जो स्थिति बनी हुई है, जो स्थिति बनी हुई है भाई, बॉम्बे एयरपोर्ट के बाहर बोर्ड लगा दो इंडिगो बंद है, सीधा बैनर लगा दो भाई, सबको बोल दो, बाहर बोर्ड लगा दोगे खुद ही कोई नहीं जाएगा। अभी ये जो बाहर खड़े हैं बेचारे, ये भी अंदर जाएंगे, 10 घंटे बाद ये भी आएंगे, ये भी आगे बाहर आके गाली देंगे। तो ऐसे भीड़ है अंदर में, आप जाके आए, काफी भीड़ है, बहुत भीड़ है। लोग लगेज के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। लोग रो तक दिए अंदर, औरतें बच्चे रो तक दिए वहां पे अंदर। ये हालात हैं। क्या हालात बना दिए गए हैं, मुंबई इसे सिर्फ नाकामी लापरवाही कहा जाएगा। ये इससे पूरा हमारा जो सिस्टम है उसको एक्सपोज करके रख दिया है कि क्या होता है अगर किसी एक व्यक्ति के पास जरूरत से ज्यादा किसी हिस्सा आ जाए अगर किसी सिस्टम का, और अगर वो ना ऑपरेट कर पाए तो कैसे हालात बनते हैं। बात करते हैं जो विदेशी मेहमान आए हुए हैं उनके इस महत्वपूर्ण दौरे की। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद हाउस में हैं दिल्ली में, जहां दोनों देशों के बीच अभी बातचीत हुई है। कई अहम विषयों पर चर्चा हुई होगी। क्या क्या विषय उठाए गए, इसकी जानकारी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसकी तैयारियां हो चुकी हैं। झंडे रूस के और भारत के लगे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन दोनों मीडिया के सामने आएंगे और अब क्या बात हुई, दोनों देशों ने क्या नए समझौते किए, इसके बारे में जानकारी हमें मिलेगी। थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेकर के राष्ट्रपति पुतिन इस बार आए थे। 8 कैबिनेट मंत्री उनके आए हुए हैं साथ में। तो माना जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति होने की उम्मीद है। दोनों देशों के संबंधों में कई समझौते हो सकते हैं। इसमें रक्षा भी है, ऊर्जा भी है, व्यापार के और कई आयाम जो है वो भी तलाशे जाएंगे। खास तौर पर रूस का मार्केट भारत को मिले, ये इच्छा खुद पुतिन ने भी जाहिर की है। उन्होंने इंडिया आने से पहले खुलकर इस बात को कहा है कि मैंने अपनी टीम से कहा था कि आप एक्सप्लोर कीजिए कि हम भारत से क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये बातें भी जो है अभी साफ हो जाएंगी कि रूस भारत से इंपोर्ट करने में किन किन क्षेत्रों में दिलचस्पी दिखाता है।
तो मैं इससे पहले आपको, अब चूंकि ये तस्वीर आ गई तो चंद थोड़ी ही देर में, चंद मिनटों में हो सकता है कि वो अभी मोदी होने जी वाले वो आ ही होंगे, जाएं। दो पुतिन जी हाँ। 2 बज चुके हैं तो तब तक मैं आपको ये सुना देता हूं कि दोनों नेताओं ने कहा क्या। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहां से शुरू करता है और संबंधों को कहां तक पहुंचा सकता है, इसका उत्तम उदाहरण भारत रूस के संबंध हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक सच्चे दोस्त के रूप में पुतिन ने हमेशा भारत का साथ निभाया और दोनों देशों के बीच ये विश्वास सबसे बड़ी चीज है। विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहां से शुरू करता है और संबंधों को कहां तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया है। मैं समझता हूं कि विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के ओपनिंग रिमार्क्स थे और राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को इस बहुत भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि कल आपने मुझे एयरपोर्ट पर आकर रिसीव किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। पुतिन ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमने अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए बहुत काम किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने और भी काफी बातें की, थोड़ा आपको सुनाते हैं। За вчерашний очень добрый вечер, and for the yesterday's sitting too was very good. Дружески в то же и за вчерашний очень добрый вечер, and for the yesterday's sitting too was very good. Дружески в то же время очень добрый вечер, and for the yesterday's sitting too was very good. Дружески в то же время с такой содержательной, очень полезной беседой. We had a friendly and at the same time a very substantial talk. У нас details about the events taking place in Ukraine. И что нами предпринимается совместно с некоторыми другими партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, по вопросу возможного мирного урегулирования этого кризиса. And the actions we are taking together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Спасибо вам за это внимание и спасибо за ваши усилия, направленные на разрешение этой ситуации. Thank you for the attention and for your efforts aimed at finding a solution to this situation. Our relations are deeply rooted into history, but it is not the words that matter, it is the substance of the matter which is very profound. Очень большое личное внимание. We really appreciate that and the fact that you, Excellency Prime Minister, pay special personal attention to that. तो राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों देशों के बीच संबंधों में जो विश्वास है, भरोसा है, उसकी बात की। आपने मुझे जिस तरीके से कल एयरपोर्ट पर आकर मेरा स्वागत किया, मुझे रिसीव किया, उसके लिए धन्यवाद दिया। और फिर यूक्रेन की बात वो खुद ही उन्होंने जिक्र किया और कहा कि मैं यूक्रेन के बारे में बहुत सारी डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर कर सकता हूं और हम यूएस के साथ मिलकर एक शांति समझौते के मसौदे पर काम कर रहे हैं। उम्मीद जताई कि जल्द शांति हो सकती है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भारत को न्यूट्रल ना समझें इस कॉन्फ्लिक्ट में, हम शांति के पक्ष में हैं और हर मुमकिन प्रयास किया जाना चाहिए कि ये युद्ध रुके और विश्व में शांति हो। तो ये तो बातें हुई। अब आज जो ये जो हैदराबाद हाउस में जो हो रहा है, इसमें किन किन मुद्दों पर बात हुई होगी, इस पर आगे हम लोग बात करते हैं। लेकिन कल से एक तस्वीर की बड़ी चर्चा है, तो उसके पीछे की कहानी आपको हम बता दें। वो जो कार आपने देखी ना, तो उस कार को जिसने भी देखा, जिसमें मोदी और पुतिन साहब जो हैं एक साथ बैठकर एयरपोर्ट से निकले, ये जब एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया, गले मिले, उसके बाद मोदी जी ने कहा ये गाड़ी है साहब, इसमें चलेंगे, तो आप उस तरफ से आप बैठिए, दूसरी तरफ से मैं बैठता हूँ, कार वाली पिक्चर, और फिर अंदर पहुँच के सेल्फी ले ली। तो कल ही एक बात दिख रही थी कि एक गाड़ी में आना बड़ी बात, फिर वो गाड़ी भी बड़ी खास इसलिए कि बड़ी आम थी। मतलब वो ना उनकी लिमोजीन थी जिसमें पुतिन चलते हैं आमतौर पे रूस में बनी हुई, ना वो प्रधानमंत्री की वो जो ज़्यादातर रेंज रोवर में चलते हैं भारत में जब होते हैं, ना वो रेंज रोवर गाड़ी थी, ये थी टोयोटा गाड़ी, वो भी सफ़ेद रंग की। तो इसकी कहानी अब पता चल चुकी है कि चूंकि प्रधानमंत्री ने ये भरोसा उन पर दिखाया था चीन में कि उनकी गाड़ी में उन्होंने सफ़र किया था, बैठे थे जा करके,
तो वो भरोसा रेसिप्रोकेट किया पुतिन साहब ने कि मैं आप पर इतना भरोसा करता हूं, भारत मेरा दोस्त, मोदी मेरे दोस्त, कि मैं अपनी सिक्योरिटी छोड़कर, अपनी गाड़ी छोड़कर आपकी गाड़ी में बैठ जाता हूं। ये केवल विश्वास जताने का एक तरीका है, वो जेस्चर उन्होंने रेसिप्रोकेट किया। गाड़ी की जहां तक कहानी है वो ये पता चली, विजय जी इसमें और बता देंगे आपको, कि पुतिन साहब कोई और गाड़ी रूस के बनी बगैर इस्तेमाल नहीं करते वो कोई भी कार, जहां जाते हैं अपनी गाड़ी साथ में ले जाते हैं। ये गाड़ी बनी हुई थी रूस में। भारत में आमतौर पर जो गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं वीवीआईपीस के लिए, वो कौन सी होती हैं? या तो मर्सिडीज होती है उसमें, या BMW होती है, या प्रधानमंत्री रेंज रोवर यूज करते हैं। ये सब सुरक्षा की दृष्टि को देख करके अपनाए गए गाड़ियां हैं, ऐसा नहीं कि किसी कंपनी को कोई फेवर करना है। चली आ रही है परंपरा, तो चली आ रही है, लेकिन ये सारी विदेशी वेस्टर्न कंपनीज हैं। मर्सिडीज यूरोप की, जर्मनी की, BMW जर्मनी की, और रेंज रोवर जिसमें प्रधानमंत्री चलते हैं। मैंने पूछा एक मेहमान से भी, रेंज रोवर तो हमने खरीद ली, टाटा बनाती है रेंज रोवर, तो अब उन्होंने कहा टाटा बनाती है लेकिन बनती ये भी यूरोप में ही है, यहां नहीं बनती है, मैन्युफैक्चर नहीं होती है। तो जो चीज यूरोप में बनी हो, पश्चिम में, पुतिन उसमें बैठते नहीं। क्लियर। और अभी तो झगड़ा चल रहा है यूरोप के साथ भी, और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो यूरोप की बड़ी गाड़ी में तो बैठ ही नहीं सकते थे। फिर हमारी टीम में ये विचार हुआ कि साहब कौन सी गाड़ी में बैठाएंगे? साहब हमारे पास एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी है टोयोटा की, प्रधानमंत्री के पास के टीम के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो उसमें एक फॉर्च्यूनर ढूंढी गई। फिर बताया जा रहा है रंग भी पसंद किया गया कि सफेद रंग शांति का प्रतीक, सफेद रंग की गाड़ी में बैठेंगे। मतलब ये जैसे कहते हैं वी कम इन पीस, ये दोनों नेता सफेद रंग की गाड़ी में बैठकर शांति का संदेश दे रहे हैं कि हमारी मुलाकात को कोई और देश किसी और दृष्टि से ना देखे, हम दोनों शांति के पक्ष में हैं। ये इसके लिए इस वजह से इस गाड़ी का चयन हुआ। कितना दिमाग लगाते हैं सर नेता लोग। नहीं, लेकिन नेता लोग नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। पुतिन की जो सिक्योरिटी है उसमें आपको पता है कि उनका कहाँ वो रुके इसकी भी जानकारी नहीं दी जाती। उनके शेड्यूल पर जो बहुत सारी बातें हुई, कल राहुल गांधी जी को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई थी, पता नहीं हमने चर्चा की कि नहीं, कि वो राहुल गांधी जी को वक्त नहीं मिला है, वो सारी बात है। पुतिन की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो है, सिनिकल भी कह सकते हैं आप उस लेवल पर। तो उसके बाद यदि वो किसी दूसरी गाड़ी में और प्रधानमंत्री जी की साथ, तो ये एक विश्वास की बात है। और बहुत वैसे तो दिमाग लगाया ही जाता है कि कहाँ पर कोई जो स्टेट हेड है वो कैसे जाएगा, कैसे आएगा, कहाँ रुकेगा, वो सबकी एक्सरसाइज भी सारी कुछ हो जाती है। लेकिन ये एक जेस्चर के तौर पर पॉजिटिव जेस्चर है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि जो पुतिन ने कहा वो इम्पोर्टेंट बात है कि अभी आप देखिए कि भारत रशिया के साथ भी ट्रेड डेफिसिट पे चल रहा है, समझे। बहुत चीन के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट हमारा रूस के साथ है। वो 65 बिलियन के करीबन कर रहे हैं हम लोग वहाँ से इम्पोर्ट, और यहाँ पर 6 के करीबन है, $6 बिलियन। तो $60 बिलियन का करीब करीब फ़र्क है, ट्रेड डेफिसिट है। जबकि यूरोप और अमेरिका, वहाँ हम दोनों जगह पर ट्रेड डेफिसिट में नहीं है। करीब करीब $80 बिलियन का बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। यूरोप के साथ भी सरप्लस है, सरप्लस है। अच्छा। दोनों जगह, केवल रशिया चाइना के साथ ज़्यादा हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो इसलिए पुतिन साहब ये जो कह रहे हैं, तो उससे एक बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि भारत का मार्केट अभी वहाँ के लिए नहीं खुला हुआ है। तो भारत से कैसे किया जा सकता है, उस ट्रेड डेफिसिट को कैसे कम किया जा सकता है, वो भारत के फायदे की बात होगी। अगर ट्रेड डेफिसिट में यदि हम वो SU-500, SU-400 की बात करते हैं, तो कस्टमर इज किंग। तो मैं इसलिए कोई बहुत वो नहीं मानता। लेकिन इसमें रूस के साथ जो हमारी इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो ये है कि वो टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करते हैं। वो उन्होंने बोला इंडिया आने से पहले कि हम इंडिया के साथ केवल डिफेंस इक्विपमेंट शेयर नहीं करते, डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं, अमेरिका के साथ ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं सर, ये ट्रेड वाली बात है, देखिए मूल बात तो है व्यापार जी, मूल बात है अर्थशास्त्र। अब तो सारी डिप्लोमेसी ट्रेड पर चल रही है। हमारे ऊपर ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा के मजबूर किया कि तुम रूस से दूर हो, हमने इनकार कर दिया। हम रूस के साथ संबंध जैसे थे उतने ही प्रगाढ़, बल्कि उससे और प्रगाढ़ बनाने जा रहे हैं। तो ये तो एक बात हमने एक स्टेटमेंट दे दिया अमेरिका के लिए, लेकिन जो हमें नुकसान हुआ उसकी भरपाई हमको और मार्केट्स तलाशने में करनी पड़ी। अब रूस के साथ भी हम वही चाहते हैं कि आप हमको व्यापार के लिए अपना बाजार दीजिए। अच्छा, रूस के साथ व्यापार हम बहुत कम करते हैं, हम तेल खरीदते हैं, उनको और कुछ बेचते नहीं है ज्यादा। तो अब क्या दोस्ती में एहसान नहीं दिया जाता कि हम ये नहीं कह रहे रूस से कि साहब हमने आपके लिए देखो इतना किया, आप जंग के हालात में हो, हमने आपका साथ नहीं छोड़ा, हमने अरबों डॉलर का तेल खरीद लिया। लेकिन क्या ये बात पुतिन और रशिया समझ रहा है, और क्या उनके फैसलों में ये दिखाई देगा कि अब वो हमको व्यापार में प्राथमिकता दे, और क्या आज हमको ऐसा कुछ दिखेगा? नहीं, निश्चित तौर पर दिखेगा। और देखिए, जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट चाइना रशिया के साथ बढ़ा है,
चाइना के साथ में बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो सारा कंज्यूमर गुड्स है, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब वो सारी चीजें हैं जिसको हम उस तरह से नहीं देख सकते कि इसको हटाएं कैसे। यहां क्या है, यहां बड़ा साफ साफ है, डिफेंस इक्विपमेंट है, आर्म्स एमुनिशंस हैं, जेट्स हैं, डिफेंस सिस्टम है, और दूसरा क्या है, अभी ताजा उसमें जुड़ा है ऑयल। इसकी वजह से ये वाइडन दिख रहा है इतना। हमारी क्या कोशिश होगी कि हम वहां के कंज्यूमर मार्केट में घुसे, और मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि भारत के लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है। चाइना अभी वहां अकेला है, कितना भी वो कह दे कि हम नहीं घुसने देंगे, लेकिन अगर एक बार गलती से भी ये हो गया कि अमेरिका फिर से उस मार्केट में घुस गया, तो अमेरिका और चाइना के आगे हम नहीं टिक पाएंगे। जापानीज कंज्यूमर गुड्स नहीं टिक पाए, यूरोपियन दूसरे नहीं टिक पाए, तो हमें यह अवसर है और हम आज उसकी उम्मीद कर रहे हैं। एक ये जो आप ये गाड़ी कार डिप्लोमेसी पे कह रहे थे, उसमें मैं कुछ पढ़ रहा था, तो वो एक तो ये कि ये फॉर्च्यूनर टोयोटा की यानी जापानीज कंपनी की है, नंबर एक। दूसरा ये कार असेंबल हुई है इंडिया में कर्नाटक के बिदाडी प्लांट में। तो भारत का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, और इस कार को चुनने के पीछे यह था कि जो पुतिन की सिक्योरिटी कहती है कि कुछ ऐसा होना चाहिए, या तो हमारी अपनी होगी या न्यूट्रल कार होगी, तो इसीलिए ये एकदम से न्यूट्रल कार है। और मुझे लगता है कि ये भी एक, जिसको कई बार हम कहते हैं रणनीति के तौर पर, तो हम कहां खड़े हैं दुनिया के देशों के मुकाबले, जो इकोनॉमिक टॉक्स है लगभग उसका खाका तैयार है, क्योंकि पुतिन खुद उसको लेकर मतलब उनके मन में जो कुछ है वो ये चाहते हैं कि चीन पर थोड़ी डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ आप उसको साइन होता हुआ आपने बात की देखेंगे। तो फिर तो टाटा महिंद्रा में बैठा लेना चाहिए था। मोदी जी पहले महिंद्रा में चलते थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नहीं, टाटा शुद्ध भारतीय कंपनी भी भारतीय। देखिए एक चीज है, अब ये मेक इन इंडिया से आगे जो भारतीय कंपनियां हैं, अभी भी भारतीय कंपनियों को कुछ मामलों में उन स्टैंडर्ड्स को पैरामीटर मीट करना, ये समझिए। लेकिन ठीक है, ये जैसे तो दिया ही गया। वित्त मंत्री दिख रही हैं निर्मला सीतारमण जी, हैदराबाद हाउस की तस्वीर है, इसका मतलब वो सारी बैठकें खत्म हो गई हैं, और अब पीयूष गोयल जी भी दिख रहे हैं। हाँ, आमतौर पर पहले बैठकें होती हैं, फिर लंच होता है, लंच के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो वो सब काम निपट चुका है। अब सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी और एक जॉइंट स्टेटमेंट की तैयारी है, वो भी हो रही होगी। मैं आपको, क्योंकि बात हो रही थी, मैं जल्दी से कुछ वर्ल्ड हेडलाइंस आपको बता देता हूं, इंटरेस्टिंग। दुनिया कैसे देख रही है पुतिन के भारत आने को लेकर के, अलग अलग दुनिया के हिस्से। अल जजीरा, अरब वर्ल्ड कैसे दिख रहा है, ट्रेडिशनली एंटी इंडिया, एंटी वेस्ट। ठीक, अल जजीरा लिख रहा है पुतिन विजिट्स इंडिया अमिड यूक्रेन पीस डील, व्हाट्स ऑन द एजेंडा, न्यूट्रल हेडलाइन कहते हैं इसको। डॉन पाकिस्तान, पुतिन इन इंडिया टाइट रोप वॉक फॉर मोदी, नेगेटिव हेडलाइन, पाकिस्तान में यही छप सकती थी। ग्लोबल टाइम्स चाइना, ये लिख रहे हैं पुतिन सेज बोथ इंडिया एंड चाइना रशियाज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। पुतिन ने कहा भारत और चाइना रूस के सबसे अच्छे मित्र हैं, पॉजिटिव हेडलाइन चाइना की तरफ से। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है व्हाट टू लर्न अबाउट पुतिन ट्रिप टू इंडिया, ट्रंप वुड बी वॉचिंग लिमो डिप्लोमेसी। ट्रंप देख रहे होंगे वो लिमो डिप्लोमेसी, गाड़ी वाली डिप्लोमेसी ट्रंप, ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है। अभी जग रहे हैं सर, सोई नहीं है। अच्छा ठीक है। गार्जियन, यूके का, ब्रिटेन का अखबार है, ये लिख रहा है पुतिन मोदी मीट अमिड पॉलिटिकली ट्रेचरस टाइम्स फॉर रशिया एंड इंडिया, चांस फॉर पुतिन टू रिड्यूस आइसोलेशन। ये ट्रिप पुतिन के लिए आइसोलेशन खत्म करने का ट्रिप है कि मेरे दुनिया में मेरे भी महत्वपूर्ण मित्र हैं, ये बताने का ट्रिप है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, फिर अमेरिकी अखबार, पुतिन एंड मोदी डीपन रिलेशनशिप दैट हैज ड्रॉन ट्रम्प्स एंगर। जिस रिश्ते की वजह से ट्रंप नाराज हुए, वो रिश्ता दोनों देश और गहरा कर रहे हैं, पुतिन और मोदी और गहरा कर रहे हैं। और वॉशिंगटन पोस्ट जो है वो लिख रहा है ट्रम्प्स क्रैकडाउन ऑन रशियन ऑयल हैंग्स हेवी एज पुतिन अराइव्स इन इंडिया। रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाना, इससे बने काले बादलों के बीच ये मुलाकात हो रही है। सर, अलास्का में जब पुतिन और ट्रंप मिले थे, तो दुनिया ने उसकी इतनी बेसब्री से इंतजार नहीं किया होगा कि क्या मीटिंग हुई, क्या निकल गएगा, जितना पुतिन और मोदी जी की आज जो बैठक हो रही है हैदराबाद हाउस में, उसकी पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इस समय, चाहे वो नाटो के देश हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, सारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो देख रहे होंगे कि पुतिन अब भारत गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बैठक हो रही है, तो इस बैठक का आउटकम क्या आएगा। क्या कोई बड़ा बिजनेस डीलिंग डिफेंस के सेक्टर में भारत और रशिया करेंगे? क्या ऑयल को लेकर, जिसके कारण ट्रम्प ने एक 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर लगा दिया था, क्या भारत उसको नजरअंदाज करते हुए पुतिन के साथ कोई ऑयल को लेकर कोई बड़ा एक डील कर सकते हैं? तो ये तमाम सेक्टर है जिसके ऊपर मुझे लगता है पूरी दुनिया की नजर होगी। चाइना को भी इस बात का डर होगा कि भाई जिस तरीके से मतलब पूरे रास्ते पुतिन ने रशिया में हमारे लिए खोल दिए,
क्या वही रास्ता भारत के लिए भी पुतिन खोलने के लिए जा रहे हैं? तो मुझे लग रहा है पूरी दुनिया की नजर है और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो भी होगा देश के हित में होगा। तो भारत का इस सर्वोपरि प्रधानमंत्री मोदी रखते हैं। भारत के हित में जो भी निर्णय होगा प्रधानमंत्री वो करेंगे, उसके लिए वो किसी की चिंता नहीं करेंगे। ट्रंप ने जो शब्द बोले मोदी जी के लिए, जो आप बात कह रहे हैं वही बात उन्होंने कही इंटरव्यू में। बोला वी हैव वेरी ट्रस्टवर्दी एंड फ्रेंडली रिलेशंस। मोदी जी के लिए कहा कि हमारे बड़े दोस्ताना और भरोसे के रिश्ते हैं। फिर आगे वो कहते हैं ही इज अ वेरी रिलायबल पर्सन, वो बड़े भरोसेमंद व्यक्ति हैं। फिर उन्होंने कहा इन दैट सेंस आई एम स्पीकिंग वेरी सिंसियरली, मैं ईमानदारी से एक बात कहता हूं, इंडिया गॉट लकी, ही लिव्स एंड ब्रीथ्स इंडिया। वो आदमी भारत ही की श्वास लेता है और भारत को ही जीता है, भारत के लिए जीता है। ये पुतिन कह रहे हैं मोदी के बारे में, और 2 बार शब्द इस्तेमाल किया है कि बहुत भरोसेमंद व्यक्ति है, भारत ट्रस्टवर्दी है और भारत खुशकिस्मत है कि आपको ऐसा नेता मिला। ये पुतिन की रीडिंग है प्रधानमंत्री मोदी की। सर देखिए, मोटा मोटी ये बात तो सही है कि प्रधानमंत्री, ये देश का बड़ा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति आज देश के प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे बीच में है। और ये सिर्फ हो सकता है, ये लगता हो कि ये जैसे पॉलिटिकल रेटरिक तौर पर हो। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि इतिहास कई मोड़ पर ऐसे आपको एक नेता खड़ा करता है जो वाकई देश के लिए काम कर रहा हो। तो पिछले 11 साल का ये बताता है कि वाकई नरेंद्र मोदी ने भारत को जितना खड़ा करना चाहिए अपनी पूरी ऊर्जा और पूरी ताकत झोंक दी है। रही बात रसिया और भारत के संबंधों को, तो 1967 से लेकर के 1967 के बाद से एक ढंग से देखें तो कभी भी उन रिश्तों में खटास नहीं आई है। थोड़ा सा ऐसा आया था जब हम अमेरिका की तरफ ज़्यादा बढ़ना शुरू किए थे और वो भी पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा उसका पाकिस्तान के साथ निगोशिएट करना शुरू किया था। लेकिन बार बार आप देखेंगे कि भारत और रूस दोनों के रिश्तों में हमेशा गर्माहट रही है। खास करके नरेंद्र मोदी के समय आप देखेंगे कि जब नरेंद्र मोदी बने तो उससे पहले $10 बिलियन का उसके साथ ट्रेड था। आज जो है वो $70 बिलियन का ट्रेड उसके साथ है। तो ये $60 बिलियन का ट्रेड जो है वो बढ़ा कहाँ, ये नरेंद्र मोदी के काल में हुआ। मजेदार बात यह है कि जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज हैं, आपने देखा होगा कि चाहे वो अफगानिस्तान का मुद्दा हो, चाहे वो पैलेस्तीन का मुद्दा हो, चाहे वो यूरोप को लेकर के हो, यूरोप के सिक्योरिटी को लेकर के मुद्दा हो, पुतिन और नरेंद्र मोदी दोनों कन्वर्ज करते हैं, एक ही जगह इकट्ठा आकर के खड़े हैं जी। यूक्रेन युद्ध को लेकर भी पुतिन ने बहुत साफ साफ कहा। इसने शुरुआत कहां से की भाई? 1919 में जब सोवियत संघ का 1989 में जब सोवियत यूनियन का विखंडन हुआ था तो उस समय शर्तें क्या थी? उस समय शर्तें ये थी कि नेटो एक्सपेंड नहीं करेगा, लेकिन नेटो तो एक्सपेंड किया। उसमें जो सोवियत यूनियन के खेमे के कुछ देश थे, उन खेमे के देशों को नेटो ने अपने पास आकर के समेट लिया। तो वो किसके लिए समेटा था? ताकि रसिया को जो है वो हम किसी तरीके से दबाव में लेकर के आए, ताकि हम वहां पर अपने मार्केट को अपना बढ़ा सके, कब्जा कर सके, संसाधनों पर कब्जा करें। ये तो रसिया जैसा कंट्री था जो खड़ा होकर के ये कहा कि नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो ये जितनी भी तकरार है उसके लिए पुतिन जो है वो यूरोपियन यूनियन को और नाटो को दोषी ठहराते हैं। लेकिन मैं कहूंगा सर, ये रूस की बड़ी खुशकिस्मती है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप बन गए, क्योंकि ट्रंप की सारी कोशिश ये है कि किसी तरीके से यूक्रेन को कहें कि बस तू बस कर जा, नहीं तू बंद हो जा। अब वो उनका बयान सुनाता हूं मैं आपको, जरा आधी स्क्रीन पर ट्रंप साहब का भी बयान सुनवा दी। उन्होंने कल कहा हम और पैसा नहीं देंगे यूक्रेन को, और ट्रंप और पुतिन से वो मेरे दूत मिलकर आए हैं, स्टीव विटकॉफ और मेरे दामाद कृष्णर, और उनको ये भरोसे के साथ लौटे हैं कि पुतिन जंग बंद करना चाहते हैं। सुना दीजिए जरा। He would like to end the war. That was their impression. Now, whether or not, that was their impression. Their impression was that he would like to see the war ended. I think he'd like to get back to dealing a more normal life. I think he'd like to be trading with the United States of America, frankly, instead of, losing thousands of soldiers a week. But their impression was very strongly that he'd like to make a deal. अच्छा, ट्रंप ने यह भी कहा कि यहीं जहां मैं बैठा हूं, अभी आपसे बात कर रहा हूं, जेलेंस्की आए थे कुछ महीने पहले और मैंने तब जेलेंस्की से कहा था युद्ध बंद कर दो, ये सही समय है, समझौता कर लो। नहीं किया उन्होंने, लेकिन अब वही काम करना पड़ेगा हजारों लोगों की और मृत्यु के बाद और इतने अरबों डॉलर के और नुकसान के बाद।
I don't know what the Kremlin's doing. I can tell you that they had a reasonably good meeting with President Putin. We're going to find out. It's a war that should have never been started. But I thought they had a very good meeting yesterday with President Putin. We'll see what happens. It's, when I was in this office and I talked about no cards, I said, you have no cards. That was the time to settle. I thought that would have been a much better time to settle. But they, in their wisdom, decided not to do that. They have a lot of things against them right now. But you have President Putin had a very good meeting yesterday with Jared Kushner and with Steve Witkoff. What comes out of that meeting, I can't tell you, because it does take two to tango. Ukraine, I think we have something pretty well worked out with them. They're very satisfied, considering. ट्रम्प कह रहे हैं मैंने कई महीने पहले ज़ेलेंस्की को यही कहा था व्हाइट हाउस में, तुम्हारे पास कोई पत्ते नहीं है जो तुम अब चल पाओ इस युद्ध में, समझौता कर लो, लेकिन वो नहीं माने। अब ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं? ज़ेलेंस्की पूरी तरीके से इस बात को समझ चुके हैं कि अमेरिका उनके साथ नहीं है। यूरोप इस बात को समझ चुका है। खबरें तो ये हैं कि यूरोप के कई नेता बात कर रहे थे इसी यूक्रेन डील के बारे में। ज़ेलेंस्की भी थे उसमें, कुछ लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे उसके अंदर। जर्मनी के नेता, फ्रांस के नेता, यूके के, ये सब थे, फिनलैंड के थे। और वहां किसी ने कहा कि ये ट्रम्प जो है हमको धोखा दे रहे हैं, ट्रम्प यूक्रेन को धोखा दे रहे हैं, यूरोप को धोखा दे रहे हैं। वो बातचीत लीक होकर छपी हुई है सब अखबारों में। फिर बाद में सफाई देनी पड़ी कि ये धोखा शब्द का इस्तेमाल हम लोगों ने नहीं किया था। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है, अमेरिका ने हाथ पूरी तरह पीछे खींच लिए हैं। इनके विदेश मंत्री ने इंटरव्यू में कल ही ये कहा है कि अब हम और कोई पैसा नहीं देंगे यूक्रेन को। आप पैसा नहीं दोगे, खेल खत्म हो जाएगा, लड़ाई। यूरोप अपने दम पर ये लड़ाई नहीं लड़ सकता।